आज की कहानी एक ऐसे वर्ल्ड की कहानी है जिसमें मैजिक, ड्रैगन्स और कमजोर मेन कैरेक्टर तीनों ही हैं। सभी के पास मैजिक पावर्स हैं जिन्हें सीखने के लिए और समझने के लिए बच्चों को शुरुआत में ही मैजिक स्कूल यानी कि रॉयल एकेडमी में भेज दिया जाता है। इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम ऑल्टो है। तो हम देखते हैं कि ऑल्टो जो कि अभी अपनी एकेडमी में था, वहाँ उसके टीचर उससे कह रहे थे कि ये साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी तक तुमने किसी भी तरह के क्रिएचर को समन नहीं किया। असल में समनिंग मैजिक का ही एक हिस्सा है और बाकी सारे स्टूडेंट इसे पास कर चुके हैं, लेकिन ऑल्टो ने अभी तक किसी भी क्रिएचर को समन नहीं किया है। टीचर कहते हैं कि अगर तुमने एक दिन के अंदर अंदर किसी को भी समन नहीं किया तो तुम्हें फेल कर दिया जाएगा और शायद तुम्हें ये साल फिर से अटेंड करना पड़े। अब इस चीज से ऑल्टो थोड़ा सा दुखी हो गया था। वो वहाँ से बाहर आता है, तभी उसकी मुलाकात लिलिया से होती है जो कि उसकी दोस्त है। वो ऑल्टो से पूछती है कि टीचर ने उससे क्या कहा था, तो ऑल्टो उसे बताता है कि उसने अभी तक किसी को भी समन नहीं किया है, इसी वजह से टीचर उस पर गुस्सा कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर किसी को समन नहीं किया तो उसके बाद मुझे ये पूरा साल फिर से करना होगा। इस पर लिलिया को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि टीचर ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, वैसे भी एकेडमी का रूल यही है, इस वजह से मुझे कुछ सोचना ही होगा। अब ऑल्टो वहाँ से चला गया था। अगली सीन में हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरी में आ चुका है, जहाँ पर वो ऐसी कोई बुक ढूंढ रहा था जिससे वो किसी भी तरह के कमजोर से कमजोर क्रिएचर को समन कर पाए, लेकिन इतनी बड़ी लाइब्रेरी में बुक ढूंढना मुश्किल था। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक बुक अपने ही आप ऊपर से नीचे सीधे जाकर उसके सर पर गिरती है। वो देखता है कि ये बुक तो सच में एक समनिंग बुक है जिसमें कई तरह के फॉर्मेशन बने हुए हैं, लेकिन वो ये चीज भी नोटिस करता है कि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी है। उसे नहीं पता था कि ये वर्क करेगी भी कि नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। इस वजह से वो उसे लेकर तुरंत ही अपने घर पर, जिसे डॉर्म कहा जाता है, जो कि उन्हें एकेडमी की तरफ से मिला है, वहां पर आ जाता है। अब घर पर आने के बाद वो उसी बुक में देख रहा था कि किस फॉर्मेशन को ट्राई करे। तभी उसे एक पुराना सा फॉर्मेशन दिखता है और वो सोचता है कि इसी को ट्राई करना सही रहेगा। वो उसे ज्यादा टफ भी नहीं लग रहा था। अब जैसे ही वो उसका इस्तेमाल करता है तो अचानक से फ्लोर के ऊपर एक गोल्डन कलर का फॉर्मेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि पहले कभी भी समनिंग के टाइम पर उसकी पावर वर्क नहीं करती थी। अब जो उसका सेकेंड टास्क होता है वो होता है कि उसे उस फॉर्मेशन के ऊपर अपना ब्लड डालना पड़ता है। तो यहाँ ऑल्टो सेम यही चीज करता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और कुछ ही सेकेंड बाद उसके कमरे में एक डार्क ऑरा फैलने लगता है जो कि उसके कमरे को कवर कर रहा था। इसके बाद अचानक से उसके सामने एक लड़की आ जाती है जिसके सर पर सींग थे। उसे देखते ही वो ये चीज समझ गया था कि ये लड़की ह्यूमन तो नहीं है, ये जरूर कोई डीमन है। इस वजह से वो पहले थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहन रखे तो वो तुरंत ही अपना मुंह साइड में कर लेता है। वैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में एक डीमन को समन कर लिया। तभी वो जो डीमन है वो आगे आती है और उसे किस करती है। अब यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि ऐसा करने के बाद अचानक से उसकी बॉडी से जो एनर्जी थी वो कम होने लगी है। इस पर वो डीमन बताती है कि वो ऑल्टो की एनर्जी खींच रही है, जिससे उस डीमन को पावर मिलती है। अभी ऑल्टो के लिए ये मानना मुश्किल था कि सच में उसने उसे समन किया है। तो इस पर वो डीमन अपने चेस्ट पर बने हुए एक सील सिंबल को दिखाती है और ऐसा ही एक सिंबल यहाँ ऑल्टो के हाथ पर भी क्रिएट हो चुका था, जिससे पता चलता है कि सच में ऑल्टो ने ही उसे समन किया है और ऑल्टो ही उसका मास्टर है। इसके बाद अब उस डीमन के लिए उसे कपड़े ढूंढने थे। ऑल्टो के कपड़े तो उसे फिट नहीं होने वाले थे, क्योंकि उन दोनों का साइज अलग अलग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑल्टो की सिस्टर थी उसके कपड़े भी ऑल्टो के रूम में रखे हुए थे। इस वजह से वो डीमन वही कपड़े ले लेती है और यहाँ पर हमें उस डीमन का नाम वर्मील पता चलता है। अब वर्मील यहाँ बैठकर खाना खा रही थी, तभी ऑल्टो उसे अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि अभी तक वो किसी को भी समन नहीं कर पाया था और उसे नहीं पता कि ऐसा उसके साथ क्यों होता था, लेकिन यही सच है। तो इस पर वर्मील बताती है कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, यानी कि उसकी जो माना है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इतने स्ट्रांग माना को किसी भी दूसरे समनिंग क्रिएचर के लिए संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस वजह से वो ऑल्टो को नहीं चुन रहे थे। अब ऑल्टो पूछता है कि आखिर फिर तुमने मुझे क्यों चुना, जिस पर वर्मील बताती है कि तुमने मुझे इतनी पुरानी बुक से आजाद किया है जहाँ मैं कई सालों से कैद थी। अब ऑल्टो उससे ये भी पूछता है कि क्या वो कोई डीमन है, जिस पर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, वो एक डेयरिंग डीमन है। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता है और हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि अभी ऑल्टो वर्मिल को अपने साथ लेकर आया हुआ था और वो क्लास के टीचर को उससे मिलवाता है। यहाँ पर वो ये नहीं बताता कि वर्मिल एक डीमन है। साथ ही साथ वर्मिल ने भी अपने सर पर जो सींग थे उन्हें छुपा लिया था,
जिस वजह से किसी को पता ना चले कि वो सच में एक डीमन है। पर टीचर को भी थोड़ा थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बिना सींग के वर्मिल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह दिख रही थी और उन्हें लग भी रहा था कि ऑल्टो पूरे साल किसी को समन नहीं कर पाया, इस वजह से शायद वो किसी लड़की को अपने साथ ले आया है। पर इसके बाद वर्मिल अपने चेस्ट पर लगी उस कॉन्ट्रैक्ट सील को दिखाती है, जिसके बाद टीचर को ये बात माननी पड़ती है। अब और कोई उनके पास चारा नहीं था, इसीलिए वो ऑल्टो को पास डिक्लेयर करते हैं, जिसके बाद ऑल्टो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे ये पूरा साल रिपीट नहीं करना होगा। लेकिन वहीं लिलिया, जो कि अभी इन्हें देख रही थी, वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। अब हम देखते हैं कि क्लास स्टार्ट होती है और ऑल्टो और वर्मिल जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। यहाँ क्लास के दौरान वर्मिल अभी ऑल्टो से बहुत ही ज्यादा चिपक कर बैठी हुई थी, इस वजह से टीचर को भी ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। वो वर्मिल से ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि इससे बाकी बच्चों का ध्यान बोर्ड पर कम था। लेकिन अब वर्मिल कहती है कि वो ऑल्टो की फैमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है, इस वजह से उनका क्लोज रहना गलत नहीं है। अब टीचर रूल के हिसाब से कुछ भी कह नहीं सकते थे, इस वजह से उन्हें पढ़ाना कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ लिलिया, जो कि यही सब देख रही थी, उससे रहा नहीं जाता और वो खड़े होकर जोर से चिल्लाती है, पर इसके लिए बाद में उसे ही सजा मिलती है। उसे टीचर हॉल में खड़ा होने को कह देते हैं, लेकिन अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं कि उनकी क्लास पूरी हो चुकी थी, इस वजह से ऑल्टो और वर्मिल वापस जा रहे थे। पर तभी वहां पर लिलिया आती है, जो कि ऑल्टो को रोककर उसे वर्मिल के बारे में पूछती है कि आखिर ये है क्या। अब ऑल्टो उससे ये तो नहीं कह सकता था कि ये असल में एक डीमन है, इस वजह से वो कहता है कि ये नॉर्मल ह्यूमन ही है जिसे मैंने कल रात समन किया और अब ये मेरी फैमिलियर है। लेकिन अब लिलिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो अपनी टाई ऑल्टो के मुंह पर फेंकती है और यहाँ वर्मिल को चैलेंज कर देती है। वर्मिल को लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सबसे पहले ऑल्टो उसे एकेडमी के सभी रूल्स बता देता है कि उसे किसी भी स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचानी है, जिस पर वर्मिल हाँ करती है। इसके बाद अब उनमें फाइट शुरू होने लगी थी, जिस दौरान हम देखते हैं कि लिलिया के पास अपने फैमिलियर के तौर पर असल में एक स्पिरिट है जिसके पास विंड मैजिक पावर है। यहाँ पर वो अपने शुरुआत में ही एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। ये अटैक अभी ऑल्टो की तरफ जा रहा था और ऑल्टो को उम्मीद नहीं थी कि वो इस अटैक से बच पाएगा। लेकिन तभी उसके सामने वर्मिल आ जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक धमाका होता है। जब सामने से धुआं वगैरह हटता है तो वहाँ पर वर्मिल पूरी तरीके से ठीक थी। जिसके बाद वर्मिल लिलिया की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देती है, और वो भी बड़े डेंजर लुक्स के साथ और बड़े बुरे इंटेंशन के साथ। ये देखकर लिलिया भी डर गई थी, इस वजह से वो हार मान लेती है। वैसे फाइट शुरू करने से पहले इन लोगों ने एक शर्त लगाई थी कि जो भी हारेगा उसे सामने वाले की एक शर्त माननी होगी। यहाँ पर लिलिया ऑल्टो से पूछती है तो ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के साथ दोस्ती करनी होगी, और यही सेम चीज वो वर्मिल से भी कहता है। तो फिर वो दोनों गर्ल्स हाथ मिला लेती है। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वर्मिल और ऑल्टो वापस से अपने घर में आ चुके थे, जहाँ पर अभी वर्मिल ऑल्टो से कह रही थी कि लिलिया उसे लाइक करती है। ये चीज ऑल्टो को पता है कि नहीं, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस पुराने दोस्त हैं। और पता नहीं क्यों पर लिलिया ऑल्टो से हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है। अब इसके बाद अचानक से वर्मिल आगे आते हुए ऑल्टो से कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके लिए मुझे कुछ इनाम चाहिए। और यहाँ पर वर्मिल अपनी माना एनर्जी को रिफिल करती है, जो कि हमें पता है कि वो कैसे करती है। उसे ऑल्टो को किस करना पड़ता है। ऑल्टो पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ता है, तो इस पर वर्मिल बताती है कि वो बहुत लंबे समय से कैद थी, जिस वजह से उसे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और अगर ये एनर्जी उसे टाइम टू टाइम नहीं मिली तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगी। अब ऑल्टो को अपनी एनर्जी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसका तरीका थोड़ा गलत था। तो यहाँ पर वर्मिल उसे दूसरा तरीका बताती है, जो कि ऑल्टो को और भी ज्यादा गलत लगता है। इस वजह से वो इसी तरीके को कंटिन्यू रखने को कहता है। अब इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जब वर्मिल और ऑल्टो आ रहे थे तब सबकी नजर वहाँ इन दोनों पर ही थी। उसी दौरान वो सामने एक ड्रैगन को आते हुए देखते हैं, लेकिन जब ये ड्रैगन यहाँ ऑल्टो और वर्मिल के पास आता है तो वर्मिल अपने एक उंगली की मदद से उसे बड़े ही आराम से वहाँ से दूर फेंक देती है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही हैरान थे। अभी अगले सीन में यहाँ हॉल में टीचर उन्हें मैजिक के बारे में कुछ गाइडेंस दे रहे थे और उन्हें मोटिवेट कर रहे थे, जिस दौरान हम देखते हैं कि ऑल्टो वर्मिल से कहता है कि उसे इस तरह से अपनी पावर नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इससे सबका ध्यान उसके ऊपर जाएगा। तभी वो आसपास नोटिस करता है कि सबका ध्यान वर्मिल की तरफ ही है, लेकिन ऐसा उसकी पावर की वजह से नहीं था, इसकी कोई और वजह थी। अगले सीन में जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो यहाँ पर लिलिया ऑल्टो और वर्मिल से आकर मिलती है और वो वर्मिल के बारे में पूछती है कि क्या उसने जो र्यूमर सुना है कि वर्मिल ने एक बड़े से ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से दूर फेंक दिया, क्या वो सही है। अब ये बात सही थी, इस वजह से उन्हें हाँ करनी पड़ती है।
अगले ही सीन में जब वापस से क्लास स्टार्ट होती है तो इस वक्त एक टीचर उनकी क्लास ले रही थी, जहाँ पर वो किसी डीमन सील के बारे में बात कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ लिलिया का ध्यान अभी पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल को देख रही थी जो कि चिपक कर बैठे हुए थे, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाती। अगले सीन में जब ऑल्टो और वर्मिल कहीं जा रहे थे तभी लिलिया भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। वर्मिल पूछती है कि आखिर ये हमारे साथ क्यों आ रही है, जिस पर उनकी थोड़ी बातचीत होती है। पर उसी दौरान वहाँ पर दो लड़के आते हैं, एक सीनियर था और एक जूनियर। तो यहाँ पर जो सीनियर है इसका नाम रेक्स है और असल में ये वही लड़का है जिसका वो ड्रैगन था जिसे वर्मिल ने दूर फेंक दिया था। और ये जूनियर लड़का इसने ये सब होते हुए देखा था, इस वजह से वो रेक्स को यहाँ पर लेकर आया है उसे असलियत बताने के लिए। अभी रेक्स वर्मिल को देखता है और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी सच में वर्मिल उसके ड्रैगन को इस तरह से हवा में फेंक सकती है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं लग रही थी। पर अब वो जूनियर बार बार कह रहा था, इस वजह से रेक्स को ये बात माननी पड़ती है। पर वो ये नहीं मानता कि सच में वर्मिल स्ट्रांग है। उसके हिसाब से जरूर वर्मिल ने किसी ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर अभी रेक्स और वो जूनियर दोनों ही वर्मिल और ऑल्टो के ऊपर चिल्ला रहे थे, जिस वजह से ऑल्टो अपनी पावर से कुछ क्रिस्टल को समन करता है जो कि वहाँ उस जूनियर को पकड़ लेते हैं। ये देखकर वर्मिल थोड़ी सी हैरान थी और सोच रही थी कि ऑल्टो सच में टैलेंटेड है, उसे और भी कोई मैजिक आते हैं। इस तरफ अभी रेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो गुस्से में अपने टायरेनोसोरस बीस्ट को बाहर निकाल लेता है। ये बीस्ट बहुत ही खतरनाक था, लेकिन लड़ने से पहले यहाँ पर रेक्स इन दोनों को ही एक चांस देता है। वैसे लिलिया मना कर रही थी कि उसे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो सीनियर है, लेकिन रेक्स नहीं मानता। रेक्स मौका देते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो माफी मांग सकते हैं, लेकिन वो जो कंडीशन बता रहा था वर्मिल को माफी मांगने की, वो थोड़ी गलत थी, जिस वजह से ऑल्टो को गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान वर्मिल यहाँ ऑल्टो को हग करती है और कहती है कि मैंने तुमसे जो तुम्हारी माना यानी कि जो एनर्जी ली थी वो मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। वैसे जैसे ये एनर्जी ऑल्टो के अंदर बढ़ती है और जब वो फिर से क्रिस्टल को समन करता है तो इस बार क्रिस्टल की गिनती और उनका साइज पहले से ज्यादा खतरनाक था। इस वजह से वो टायरेनोसोरस बीस्ट वहीं हार जाता है और साथ ही रेक्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगने लगता है। पर इस तरफ लिलिया उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ा रही थी। वैसे इसके बाद ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही वापस से डॉर्म यानी कि ऑल्टो के घर पर लौट आते हैं, जहाँ पर अभी ऑल्टो वर्मिल से कह रहा था कि उसे इस तरह से अपनी पावर शो नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे वो सबकी नजर में आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। अब वर्मिल उससे कहती है कि अगर तुम स्कूल में पढ़ी क्यों रहे हो, तुमने मुझे समन कर लिया है और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अनलिमिटेड पैसा दे सकती हूँ। ये सुनकर ऑल्टो हल्का सा हैरान था। वो कहता है कि नहीं, मैं किसी इलीगल काम को नहीं करने वाला और वैसे भी मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पर वर्मिल पूछती है कि तो आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर ऑल्टो कहता है कि वो बेस्ट मेज बनना चाहता है और मेज से उसका मतलब मैजिशियन से था। यहाँ पर वो पूरी डिटेल में बताता है। असल में उनके नेशन में 4 तरह के मेज होते हैं। शुरुआत में जो सबसे कमजोर होते हैं वो अप्रेंटिस स्क्वायर के होते हैं, उसके बाद ब्रोंज स्क्वायर, फिर आते हैं सिल्वर स्क्वायर और फिर गोल्ड स्क्वायर। इन चारों को ही स्क्वायर में बांटा गया है और अभी तक जितने भी मेजेज हैं वो सारे लगभग सिल्वर स्क्वायर तक ही पहुंच पाए हैं, उससे आगे कोई भी नहीं जा पाया। लेकिन ऑल्टो चाहता है कि वो गोल्ड तक भी पहुंचे, लेकिन ये बस उसकी टेम्पोररी गोल है क्योंकि असल में गोल्ड के बाद भी एक स्टेज आती है जिसे प्लैटिनम स्क्वायर कहा जाता है और ये पोजीशन बहुत कम मेजेस को मिलती है, लेकिन वो मेजेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए ऑल्टो का ड्रीम है कि वो यहाँ तक पहुंचे। अब तभी अचानक वर्मिल के चेस्ट पर बना वो सिंबल ग्लो करने लगता है, जिस पर वो कहती है कि उसके अंदर एनर्जी कम होती जा रही है। इस वजह से वो अपने कपड़े उतारती है और ऑल्टो को उसके अंदर एनर्जी इंजेक्ट करने को कहती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जब ऑल्टो और वर्मिल वहाँ स्कूल की तरफ आ रहे थे तभी उन्हें लिलिया मिलती है, जो नोटिस करती है कि अभी वर्मिल बहुत ही ज्यादा खुश है मगर ऑल्टो बहुत थका थका सा लग रहा है। जब वो उनके पास आती है तो ऑल्टो बताता है कि कल रात वो बिल्कुल सो नहीं पाया। अब इस चीज पर सारा शक लिलिया को वर्मिल पर जा रहा था। उसी दौरान वहाँ पर 2 और स्टूडेंट आते हैं। एक लड़का था जिसका नाम मार्क है, दूसरी जो लड़की थी उसका नाम चार्ल्स था। यहाँ पर मार्क ऑल्टो के साथ डांस करने लगता है। वैसे वो दोनों एक तरीके से राइवल हैं पर वो दुश्मन नहीं। अब तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और बताते हैं कि उन तीनों को प्रिंसिपल ने बुलाया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि सेकेंड ईयर स्कूल काउंसिल के लिए उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिसके लिए वो इन तीनों में से किसी एक को चुनेंगे। पर इसके लिए उन्हें फेरी फ्लावर लेकर आना होगा, वो भी शाम के 6 बजे से पहले। ये एक तरीके से उनके लिए एक टेस्ट होगा। जो उस फ्लावर को पहले लेकर आएगा उसे ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुना जाएगा। अब अगले सीन में वो लोग उस जंगल में आ चुके थे जहाँ पर उनके साथ मार्क भी आया हुआ था। वो यहाँ पर पहले तो स्पीच देता और उस फ्लावर के बारे में थोड़ी डिटेल देते हुए कहता है कि आखिर प्रिंसिपल ने उन्हें क्यों चुना, जिस पर उसी की मेड उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है क्योंकि वो हर बार फेल हो जाता है।
वैसे अब यहाँ पर मार्क उस फ्लावर को लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन तभी एक प्लांट मॉन्स्टर वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। अभी चार्ल्स उसकी मदद कर रही थी, इस वजह से वो इस कंपटीशन पर ज्यादा ध्यान ना देने की डिसाइड करती है। इस तरफ ऑल्टो और लिलिया दोनों ही उस फ्लावर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे लेने जाने से पहले उन्हें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना होगा। अब जो उनके लिए वहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो था एक सुबुरश डीमन डॉग, जिसके कई सारे सर हैं। यहाँ पर उससे बचकर जाना थोड़ा मुश्किल था, इस वजह से ये उनसे फाइट करना अवॉइड करते हैं। इन्हें किसी तरह से छुपकर ही जाना होगा। अब लिलिया के पास तो एक रास्ता था, उसके पास एक पोशन है जो कि उसे इनविजिबल बना सकता है। वो तुरंत ही उसे पी लेती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि इससे सिर्फ वही डिसअपियर हुई है, बल्कि उसके कपड़े तो दिख रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने सारे कपड़े उतारने का फैसला करती है। वो बिना कपड़ों के ही अभी उस फ्लावर को लेने के लिए जा रही थी, पर उसी दौरान हम देखते हैं कि उस डीमन डॉग ने उसकी प्रेजेंस को वहाँ पर नोटिस कर लिया था। अब उसी दौरान दूसरी तरफ हम ऑल्टो को देखते हैं, जहाँ पर वर्मिल ऑल्टो से कह रही थी कि वो फिर से ऑल्टो को वही पावर दे सकती है जो कि उसने रेक्स के टाइम पर दी थी। ऑल्टो इस पर बहुत खुश था, लेकिन वर्मिल बताती है कि इसके लिए उसे अभी ही उसकी माना यानी कि एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस पर ऑल्टो ने हाँ कर दी थी, जिस वजह से जब लिलिया डीमन डॉग के पास पहुंचती है और जब वो हमला करने वाला होता है, उसी दौरान यहाँ ऑल्टो अपनी पावर से अटैक करते हुए उस डीमन डॉग को हरा देता है और इससे लिलिया को मौका मिल जाता है उस फ्लावर को लेने का। वो तुरंत ही ऊपर से उस फ्लावर को लेकर नीचे आ जाती है। यहाँ आकर वो उस फ्लावर को अभी ऑल्टो को दे रही थी, लेकिन तभी ऑल्टो नोटिस करता है कि लिलिया ने जो पोशन को पिया था उसका असर अब खत्म हो रहा था। ऑल्टो उसे जब ये बात बताता है तो वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो फ्लावर उसके हाथ से फेंका गया था और अगले सीन में वो फेरी फ्लावर सीधा जाकर वहाँ चार्ल्स के सामने गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाती है तभी बेल रिंग होती है, मतलब कि 6 बज चुके थे। इस वजह से चार्ल्स को विनर माना जाता है। दूसरी तरफ जब चार्ल्स को ये मौका मिलता है कि अब वो रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, तो यहाँ पर मार्क उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश था। अगले दिन की बात है, वो लोग वहाँ स्कूल की तरफ घूम रहे थे, तभी ऑल्टो वर्मिल को कोई चीज खाने के लिए दिलाता है। अब वर्मिल ने ऐसी चीज पहली बार खाई थी, इस वजह से वो उसे बहुत पसंद आती है। वो कहने लगती है कि उसे ये रोज खाना है, पर ऑल्टो उससे कहता है कि अगर तुम इसे रोज खाओगी तो तुम मोटी हो जाओगी। अब वर्मिल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि तभी आसमान से बहुत सारे ड्रैगन उड़ते हुए जा रहे थे। वहाँ पर सभी की नजर अभी सबसे आगे वाले ड्रैगन पर थी। उसके ऊपर एक लड़की थी जिसका नाम क्रिस है। ऑल्टो यहाँ पर वर्मिल को बताता है कि वो जो सीनियर लड़का है रेक्स, वो भी इसी ग्रुप का मेंबर है। वैसे अब इन ड्रैगन्स के जाने के बाद वर्मिल यहाँ ऑल्टो से पूछ रही थी कि इन ड्रैगन्स के आने के पहले तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, जिस पर ऑल्टो कहता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रहा था, बल्कि वो तो यहाँ पर उससे प्रॉमिस करता है कि वो वर्मिल को वो चीज रोज रोज खाने को ला कर देगा। इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी पीटी की क्लास चल रही थी, जिसके दौरान मार्क अभी क्रिस के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि क्रिस बहुत ही ज्यादा ऑसम है, वो एक गोल्ड स्क्वायर है, साथ ही वो स्टूडेंट काउंसिल का भी मेंबर है। ये सुनकर ऑल्टो बहुत खुश था कि स्टूडेंट भी अब गोल्ड लेवल पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर अभी वर्मिल लिलिया से थोड़ी डिटेल में पूछती है, तो लिलिया बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल के टोटल 5 स्टूडेंट गोल्ड लेवल यानी कि गोल्ड स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। इस पर मार्क कहता है कि जो भी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करता है वो गोल्ड लेवल तक आराम से पहुंच सकता है और शायद जल्दी वो लोग प्लैटिनम लेवल पर भी पहुंच जाएं। वैसे अभी ऑल्टो भी यही सोच रहा था कि काश वो भी वही मेंबर बने जो कि पहली बार प्लैटिनम पर पहुंचने वाला है। अब हम देखते हैं कि इनकी जो पीटी क्लास थी वो एंड हो चुकी थी, इस वजह से ये कपड़े चेंज करने के लिए गए थे, जहाँ पर अभी सबसे पहले हम लिलिया और चार्ल्स को देखते हैं। वो दोनों यहाँ पर कपड़े बदलते हुए बात कर रही थी, जिस दौरान लिलिया बता रही थी कि वो वर्मिल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो हमेशा ऑल्टो के आसपास घूमते रहती है और बुराई करते वक्त वो ये भी कहने लगती है कि आखिर कोई लड़की एक ड्रैगन को कैसे दूर फेंक सकती है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि शायद वो वर्मिल के बारे में ज्यादा ही कुछ बोल रही है, क्योंकि इन बातों से चार्ल्स को वर्मिल पर शक हो सकता है। लेकिन चार्ल्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो ये कहती है कि तुम वर्मिल से नफरत करती हो क्योंकि तुम्हें ऑल्टो पसंद है। अब इस पर लिलिया को समझ नहीं आता वो क्या करे। दूसरी तरफ हम वहाँ पर बॉयज चेंजिंग रूम में देखते हैं, जहाँ पर अभी ऑल्टो अपने कपड़े बदल रहा था, तो वर्मिल वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि वर्मिल को देखकर बहुत ही हैरान थे। बाद में जब वो हॉल से जा रहे थे तो ऑल्टो वर्मिल से कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं आना चाहिए था, पर वर्मिल बताती है कि उसने सोचा कि हॉल में ही कपड़े बदल ले, लेकिन उसे ऐसा करना अलाउड नहीं था, इस वजह से वो बॉयज के चेंजिंग रूम में आ गई। अब तभी वहाँ पर लिलिया आ गई थी, जो कि वर्मिल से और भी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, क्योंकि वर्मिल बॉयज चेंजिंग रूम में जाकर ऑल्टो को देख रही थी। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तभी वहाँ से स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स निकल रहे थे और यहाँ पर अभी क्रिस भी थी और वर्मिल भी अभी क्रिस को ही देख रही थी, और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्माइल के साथ, जो चीज क्रिस ने नोटिस कर ली थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो नहा रहा होता है। उस दौरान वो सोच रहा था कि स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर कितने ज्यादा कूल हैं, जिस पर वर्मिल भी एग्री करती है
ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मिल भी वहीं पर है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया था और उसके हाथ से वो शॉवेल जो कि शायद लोहे का है वो छूट जाता है और अब वो ऑल्टो के ऊपर गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वर्मिल उसे अपनी बॉडी से बचा लेती है। वैसे यहाँ पर वर्मिल उससे कहती है कि अगर वो स्ट्रांग बनना चाहता है तो वो उसे स्ट्रांग बना सकती है। अब इसी समय दूसरी तरफ देखते हैं कि क्रिस अभी रेक्स के साथ फाइट कर रही थी और उसने रेक्स को वहां दूर फेंक दिया था। इस फाइट का रीजन ये है कि वर्मिल क्रिस को बहुत ही डेंजरस स्माइल के साथ देख रही थी। जो चीज क्रिस ने नोटिस की थी वो रेक्स से वर्मिल के बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि वर्मिल उसे हरा चुकी है। अब ये चीज सुनकर क्रिस को बहुत गुस्सा आ गया था। इस वजह से वो रेक्स को पीट रही थी और उससे कह रही थी कि उसे एक ड्रैगन राइडर होने का कोई भी हक नहीं है। और इसी दौरान वो रेक्स के उस डायनासोर का भी मजाक उड़ाती है, जिस वजह से रेक्स को गुस्सा आ जाता और उसे क्रिस के खिलाफ बोलना पड़ता है और इसी वजह से क्रिस को और भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वर्मिल, लिलिया और ऑल्टो तीनों ही हॉस्पिटल आए हुए थे, जहां वो रेक्स से मिलते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी। रेक्स पूछता है कि इन्हें इस सब के बारे में किसने बताया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उसका वो जूनियर भी खड़ा हुआ था और ये बात उसी ने ऑल्टो और बाकी दोनों को बताई थी। वो कहता है कि इन्हीं की वजह से क्रिस ने तुम्हें मारा है। अब यहाँ पर रेक्स ऑल्टो से ड्रैगन और डायनासोर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि तुम इनके बारे में क्या सोचते हो, जिस पर ऑल्टो कहता है कि वो बहुत कूल होते हैं और इस पर रेक्स को हंसी आ जाती है। वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, उन लोगों ने मुझे तुम्हारी वजह से नहीं मारा है। अब इसके बाद ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया तीनों ही वहां से बाहर आ गए थे, लेकिन ऑल्टो ये बात भुला नहीं पा रहा था। इस वजह से वो वर्मिल के साथ वहां डुअल एरिना में जाकर क्रिस के साथ फाइट करने का डिसाइड करता है। अभी क्रिस पहले से ही वहां पर थी। वो इन्हें देखकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने ड्रैगन को समन कर लेती है। इस तरफ वर्मिल ने भी ऑल्टो को किस करते हुए वो गोल्डन एनर्जी आसपास फैला दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी रेक्स का जूनियर उसके पास आता है और उसे बताता है कि ऑल्टो और वर्मिल ने क्रिस को चैलेंज कर दिया है। यह सुनकर रेक्स हैरान था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां क्रिस के अटैक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से ऑल्टो और वर्मिल को प्रॉब्लम हो रही थी। क्रिस अपने फायर पावर का इस्तेमाल करती है और जब वो फायर का यूज करती है तो वर्मिल को उन अटैक्स को सामने आकर रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी डैमेज होती जा रही थी और उनकी एनर्जी भी कम होती जा रही थी। पर फिर वो गोल्डन एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके बाद ऑल्टो बहुत सारे क्रिस्टल्स को समन कर लेता है। क्रिस्टल्स वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन क्रिस ने भी ड्रैगन पर आते हुए उन सारे क्रिस्टल्स को रोक दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो ऑल्टो को उस डुअल बैटल अरीना के बिल्कुल किनारे तक ले आती है। यहाँ पर आकर वो ऑल्टो से कहती है कि उसे अब माफी मांग लेनी चाहिए, वरना उसकी भी हालत बिल्कुल रेक्स की तरह होगी। लेकिन इस चीज पर ऑल्टो को गुस्सा आता है। वहीं हम स्टूडेंट काउंसिल के दो लोगों को देखते हैं जो कि अभी इसी मैच को देख रहे थे, पर वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट था वो यहाँ से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऑल्टो कभी भी क्रिस को हरा नहीं सकता। मगर अभी दूसरा लड़का वहां पर बैठा हुआ था। अब वापस से हम यहाँ पर बैटल अरीना में आते हैं, जहाँ पर क्रिस ऑल्टो से कह रही थी कि उसे अपने स्पिरिट पर ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत कमजोर है और ऐसी कमजोर स्पिरिट वालों के लिए इस एकेडमी में जगह नहीं होनी चाहिए। पर ऑल्टो को इस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि स्पिरिट और जो समनर है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से किसी को भी किसी दूसरे की स्पिरिट का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। ऑल्टो आवाज उठाता है, लेकिन इस पर कोई फायदा नहीं था, जिस वजह से ऑल्टो अब क्रिस से लड़ने का फैसला करता है और उसे हराने का भी फैसला करता है। यहाँ पर वर्मिल के पास जितनी भी पावर थी वो सारी ऑल्टो में ट्रांसफर करती है, जिसके बाद ऑल्टो ने वहाँ पर एक बहुत बड़े जाइंट क्रिस्टल को क्रिएट कर लिया था। लेकिन क्रिस भी अपने फायर अटैक की मदद से उस पूरे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो एक ही अटैक बार बार यूज कर रहे हो, तो वैसे तुम इस अटैक से मुझे कभी हरा नहीं सकते। वैसे सामने से जब वो धूल हटती है तो क्रिस ऑल्टो और वर्मिल को कहीं भी देख नहीं पा रही थी। असल में वो दोनों उतने ही समय में हवा में आ गए थे और अभी ऑल्टो पूरी तरह से तैयार था क्रिस के ऊपर हमला करने के लिए। अभी दूसरी तरफ हम वहाँ रेक्स और उस जूनियर को देखते हैं। अभी रेक्स का जूनियर उससे कह रहा था कि क्या वो ऑल्टो और क्रिस की फाइट नहीं देखेगा, जिस पर रेक्स कहता है कि नहीं, उसे फाइट नहीं देखनी, क्योंकि वो जानता है कि ऑल्टो कभी भी क्रिस को हरा नहीं सकता। क्रिस बहुत पावरफुल है। लेकिन इस दौरान हम वापस से इस तरफ आते हैं, जहाँ पर ऑल्टो ने सही मौके पर एक और क्रिस्टल क्रिएट करते हुए उसे सीधा क्रिस की गर्दन पर रख दिया था, जिस वजह से क्रिस को हार माननी पड़ती है। और ये फाइट अभी हम देखते हैं कि एकेडमी में हर एक बच्चा देख रहा था, हर कोई बहुत हैरान था और अब ऑल्टो गर्ल्स के बीच में भी बहुत ज्यादा फेमस होने वाला था। अभी ऑल्टो से जूनियर जितनी भी क्लास की लड़कियां थी वो सभी ऑल्टो के पास आ गई थी। उन्होंने उसके पास भीड़ लगा ली थी और वो ऑल्टो से उसकी पावर के बारे में कई सारे क्वेश्चंस पूछ रही थी। और ये लिलिया भी अभी दूर से देख रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ पर वो नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर अपने जूनियर्स के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन तभी चार्ल्स उसे रोक लेती है। अब इसके बाद वहाँ पर ऑब्सीडियन नाम के एक टीचर की एंट्री होती है, जो कि ऑल्टो को तो पहले शाबाशी देते हैं
और उससे कहते हैं कि इस फाइट को उसके दिमाग पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सोचेगा कि उसने सीनियर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर को हरा दिया तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे इस चीज को भुलाकर और ज्यादा मेहनत करनी होगी जिससे कि वो भी एक गोल्ड स्क्वायर बन पाए। ऑल्टो को ये बात सही लगती है। अब जब टीचर ऑब्सीडियन वहाँ से जा रहे थे तो बाकी वो सभी गर्ल्स भी उनके साथ ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके बाद लिलिया वहाँ पर आती है जो कि अभी ऑल्टो पर गुस्सा निकाल रही थी। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि इस वक्त झाड़ू लगा रही है क्योंकि उसे काउंसिल की तरफ से ये पनिशमेंट मिली थी। तभी वहाँ पर रेक्स आता है और क्रिस उससे माफी मांगती है अपने बिहेवियर के लिए। यहाँ पर रेक्स उसे माफ तो कर देता है लेकिन उसके साथ साथ वो उससे झाड़ू लेकर उसकी मदद भी करने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी। ऑल्टो सो रहा था तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि अभी वर्मिल उसे किस कर रही है। ये देखकर वो हैरान था और थोड़ा सा परेशान भी। इस वजह से वो कहता है कि वर्मिल को इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वर्मिल उससे पूछती है कि ऐसा क्यों, तो ऑल्टो बताता है कि हम सिर्फ उसे ही किस कर सकते हैं जिसे हम पसंद करते हो। तो इस पर वर्मिल कहती है कि तो फिर तो ये नॉर्मल बात है क्योंकि वो ऑल्टो को पसंद करती है। और इसके बाद वो फिर से शुरू हो गई थी। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि जब ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया जा रहे थे तो ऑल्टो थोड़ा पीछे चल रहा था। उसके दिमाग में वही रात की बात घूम रही थी। इस वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसीलिए अब वो ऑब्सीडियन के पास जाता है जहाँ वो उनसे कहता है कि क्या एक डीमन भी ह्यूमन से प्यार कर सकती है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि वो ज्यादा ही कुछ सोच रहा है, ऐसा होता तो नहीं है क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी भी सुना नहीं। अब इसके बाद ऑल्टो कहता है कि लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो कि कोई डीमन कोई आदमी को पसंद आ जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि शायद उस डीमन को उस आदमी की एनर्जी यानी कि माना चाहिए होगी और इसी वजह से वो ऐसा कर रही हो। वैसे बाद में ऑब्सीडियन इसकी वजह भी पूछता है कि आखिर ऑल्टो ने ऐसा सवाल क्यों किया, लेकिन ऑल्टो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस एक बुक पढ़ रहा था जिसमें ये सब लिखा हुआ था, इसी वजह से उसके दिमाग में ये सब आया। अब यहाँ से लौटने के बाद जब वर्मिल और ऑल्टो डॉर्म में बैठकर खाना खा रहे थे उस दौरान ऑल्टो का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था और इसका कारण जब वर्मिल उससे पूछती है तो ऑल्टो पहले तो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो वर्मिल से कहता है कि क्या उसे सिर्फ उसकी माना यानी कि एनर्जी से मतलब है। तो इस पर वर्मिल को हंसी आ जाती है। वो पहले ऑल्टो को हग करती है फिर किस करती है। इसके बाद कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ऑल्टो भी नोटिस करता है कि इस बार उसकी जो एनर्जी है वो कम नहीं हुई। वर्मिल कहती है कि ये बस उसका मानना है कि वो सिर्फ एनर्जी के लिए ऑल्टो के साथ रह रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो वापस से स्कूल में आए हुए थे जहाँ पर वर्मिल बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। इस वजह से लिलिया उसे देखकर थोड़ी जेलस फील कर रही थी और उसका शक अभी और ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि जरूर ऑल्टो और वर्मिल के बीच में कुछ चल रहा है। वैसे तभी वहाँ पर ऑल्टो ऑब्सीडियन को नोटिस करता है और वो तुरंत उनके पास आता है और उनसे माफी मांगता है कल के क्वेश्चन के लिए, जिस पर ऑब्सीडियन कहते हैं कि क्या उस क्वेश्चन की कोई खास वजह थी। तो ऑल्टो कहता है कि नहीं, उसकी कोई खास वजह नहीं थी, उसने बस ऐसा ही पूछ लिया। अब इसके बाद ऑल्टो वहाँ से वापस आ गया था और ऑब्सीडियन वहाँ से अपने रूम में चले गए थे। इसके बाद वहाँ पर एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम एमा है और वो यहाँ पर ऑब्सीडियन को हग करते हुए कहती है कि वो उन्हें पसंद करती है। ऑब्सीडियन भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो ये बात जानते हैं और इसके बाद वो अपने पास से एक सिरिंज निकालते हैं। अब अगले सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अभी एमा की फोटो रखे हुए थे और कह रहे थे कि ये इसी साल की चौथी विक्टिम है। दूसरी तरफ एमा के रूम में उसकी बॉडी मिलती और आसपास बर्फ जमी हुई थी। इस तरफ स्टूडेंट काउंसिल का वो वाइस प्रेसिडेंट कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा और पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे कौन है, जिस पर वहीं पर बैठी हुई है स्टूडेंट काउंसिल की एक दूसरी एग्जीक्यूटिव जिसका नाम जेसिका है। वो कहती है कि हाँ इस चीज का वो खुद से पता लगाएगी और इसके बाद अब वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ऑल्टो और वर्मिल को देखते हैं। ऑल्टो इस वक्त वर्मिल की हाइट चेक कर रहा था। वर्मिल पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर ऑल्टो कहता है कि उन्हें होमवर्क मिला है कि उन्हें अपनी अपनी स्पिरिट्स की हाइट, वेट, नापसंद, पसंद ये सब लिखना है। जिसके बाद वर्मिल अपने कपड़े उतार लेती है और कहती है कि तुम अच्छे से मेजरमेंट ले सकते हो। तभी हम वहाँ पर लिलिया की स्पिरिट को देखते हैं जो कि अभी यही नजर रखे हुए थे क्योंकि लिलिया भी वहाँ पर आई हुई थी ये देखने के लिए कि आखिर सुबह सुबह वर्मिल इतनी खुश क्यों लगती है। वो अभी अपने साथ चार्ल्स को भी लेकर आई थी जो कि यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, पर वो जबरदस्ती उसे साथ ले आई। चार्ल्स कहती है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो फालतू में हमारे ऊपर शक करेंगे, जिस पर लिलिया कहती है कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, वैसे भी सिर्फ हम ऑल्टो के ऊपर नजर रखने आए हैं, बाकी लड़कों से हमें कुछ लेना देना नहीं। इसके बाद अब वहाँ पर लिलिया वही लिक्विड पीती है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हुई थी। वो फिर से इनविजिबल हो जाती है और कपड़े उतार कर सीधा ऑल्टो के कमरे में आ जाती है। यहाँ भी वो बुक सेल्फ के पास खड़ी हुई थी। तभी ऑल्टो बुक लेने के लिए आता और बिल्कुल उसके करीब आ जाता है।
लेकिन ऑल्टो को वो नहीं दिख रही थी। वैसे इसके बाद ऑल्टो वापस से यहाँ पर आकर अपनी रिपोर्ट्स लिखने लगता है, जिसके दौरान वर्मिल कहती है कि उसे शॉपिंग पर जाना है, तो ऑल्टो भी हाँ करता है। अब ऑल्टो वहाँ से जैसे ही जा रहा था तभी लिलिया वर्मिल की वो रिपोर्ट देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो ऑल्टो को लाइक करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही वहाँ मार्केट में आ गए थे, जहाँ पर आने के बाद ऑल्टो अभी अपने महीने भर के खाने की शॉपिंग कर रहा था, जिस दौरान वर्मिल कहती है कि उसे स्वीट चाहिए, लेकिन ऑल्टो कहता है कि नहीं, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर वर्मिल गुस्सा होकर वहीं पर बैठ जाती है, तो अब ऑल्टो को भी बात माननी पड़ती है, लेकिन इसके बदले वो कहता है कि वर्मिल को घर के काम करने होंगे। वर्मिल इस पर हाँ कर देती है और ऑल्टो भी उसे वो स्वीट दिलाने के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए वर्मिल खड़ी होती है और उसे हग करती है और किस करने लगती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, इस वजह से ऑल्टो को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, पर वर्मिल नहीं रुकती। तभी वहाँ पर हम रेक्स के जूनियर को देखते हैं, जो कि ऑल्टो और वर्मिल से कहता है कि वो रेक्स को बचा ले। अब इसी के बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अभी रेक्स क्रिस के साथ लड़ रहा है और क्रिस को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है। क्रिस वैसे तो रेक्स से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से हार रही थी और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो नॉर्मली लड़ रहे हैं, बल्कि रेक्स यहाँ पर हर तरीके के अटैक का इस्तेमाल कर रहा था। रेक्स का चेहरा यहाँ पर थोड़ा बदला हुआ भी लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में हो। हमें जानने को मिलता है कि रेक्स और क्रिस दोनों ही बचपन के दोस्त हैं और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच में वैसे तो लड़ाई नहीं होती, और होती भी है तो फ्रेंडली लड़ाई होती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सीरियस था। यहाँ पर रेक्स की बॉडी से कई सारे डायनासोर के पार्ट्स भी निकल रहे थे, जिस वजह से क्रिस को थोड़ी वियर्ड फीलिंग आ रही थी। रेक्स यहाँ क्रिस को बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से क्रिस को चोट आती है। तभी वहाँ पर ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया आ चुके थे। ऑल्टो अभी क्रिस के पास आता और देखता है कि क्रिस को बहुत ज्यादा चोट आई है। अब यहाँ वो रेक्स से लड़ने की सोच रहे थे, लेकिन रेक्स का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अलग था। बल्कि अब रेक्स वर्मिल से भी गुस्सा था, क्योंकि उसने उसे हराया था। यहाँ पर रेक्स हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, लेकिन इतने में ही स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट वहाँ पर आती है और उस डायनासोर बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए रेक्स को एक ही अटैक में हरा देती है। इसका नाम एलेना है। यहाँ पर ये वर्मिल को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसे रेक्स के बिहेवियर के बारे में कुछ नॉलेज है। वह ऐसा इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि वर्मिल अभी रेक्स को ही बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन वर्मिल कहती है कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगले सीन में रेक्स को हॉस्पिटल भेज दिया जाता और यहाँ स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग के दौरान वो लोग बात कर रहे थे कि आखिर रेक्स को हुआ क्या। शायद उस पर उसी की पावर का इस्तेमाल किया गया है, शायद उस पर भी उसी पावर का इस्तेमाल किया गया है जिस पावर का इस्तेमाल बाकी सारे विक्टिम पर किया गया था। साथ ही उन्हें अभी थोड़ा सा रेक्स पर भी डाउट था, लेकिन ये सुनते हुए क्रिस वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अभी जेसिका कह रही थी कि आखिर क्रिस को क्या हो गया, रेक्स ने तो उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, फिर तो उसे हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन इस पर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि क्रिस रेक्स को पसंद करती है, इस वजह से उसके अलावा और कोई रेक्स पर शक करे या उसे हार्म पहुंचाने की बात करे उसे पसंद नहीं। अब इसके बाद हम दूसरी तरफ ऑल्टो, वर्मिल और लिलिया को देखते हैं। लिलिया यहाँ पर बता रही थी कि बहुत ही जल्द ब्रॉन्ज स्क्वायर के एग्जाम होने वाले हैं, हमें उसके लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तभी यहाँ पर ऑल्टो नोटिस करता है कि वर्मिल थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही, इस वजह से वो कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। लेकिन इस पर वर्मिल कहती है कि नहीं, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एग्जाम आ रही है। और इसके बाद वर्मिल वहाँ से चली जाती है। ऑल्टो को उसका बिहेवियर अभी थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि पहले वो उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। अब लिलिया कहती है कि कोई बात नहीं, हमें अभी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अब दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वर्मिल जब वहाँ से बाहर आ रही थी तभी उसकी मुलाकात ऑब्सीडियन से होती है, जो कि यहाँ पर उसे बताते हैं कि वो असल में ऑल्टो के टीचर हैं। मगर यहाँ पर वर्मिल को कुछ अजीब फील हो रहा था। वो समझ गई थी कि अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ रेक्स के साथ जो कुछ भी हुआ, वो असल में ऑब्सीडियन का ही काम था। इस वजह से वो उनसे कहती है कि उन्हें ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इतने पावरफुल नहीं कि वो इतनी एनर्जी को संभाल पाए। और यहाँ पर ऑब्सीडियन भी समझ गए थे कि वर्मिल को सब कुछ पता है, इस वजह से वो हाँ करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। पर वो पूछते हैं कि क्या तुम मुझे रोकोगी नहीं, जिस पर वर्मिल कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ऑब्सीडियन कभी भी ऑल्टो के साथ ऐसा कुछ भी करने का ना सोचे। इस पर ऑब्सीडियन ने हाँ कर दिया था और वो सभी वहाँ से जाने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से वर्मिल के पास एक पेपर उड़ता हुआ आता है, जो कि एक तलिस्मान है, और अचानक से वो तलिस्मान ऑब्सीडियन में चेंज हो जाता है और ऑब्सीडियन यहाँ वर्मिल के गले पर एक सिरिंज लगा देता है, जैसा कि उन्होंने सेम उस दूसरे स्टूडेंट पर लगाया था। इसके बाद अचानक से वर्मिल की पावर एकदम से बढ़ने लगी थी, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद हम ऑल्टो और लिलिया को देखते हैं, जो कि अभी पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लिलिया ऑल्टो को कपड़े उतारने को कह रही थी। ऑल्टो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसे फोर्स कर रही थी। अब इतने में ही ऑल्टो के हाथ पर बना हुआ वो सिंबल ग्लो करने लगता है
ऑल्टो समझ जाता है कि वर्मिल किसी प्रॉब्लम में है, इस वजह से वो तुरंत ही वहां से भागता है। वहीं इधर स्टूडेंट काउंसिल में भी हम देखते हैं कि उन लोगों को भी डीमन की प्रेजेंस महसूस हो चुकी थी। इस वजह से वहां की प्रेसिडेंट एलिना तुरंत ही वहां से भागती है, सीधा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से वो एनर्जी उन्हें समझ में आ रही थी। अभी रास्ते में एलिना को कुछ तालिस्मान मिलते हैं जो कि एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। दूसरी तरफ ऑल्टो और लिलिया वर्मिल के पास पहुंच चुके थे। वो देखते हैं कि वर्मिल अपने डीमन फॉर्म में आ चुकी है और ऑब्सीडियन अभी उसे चेन से बांधने की कोशिश कर रहा है। ऑल्टो को कुछ भी समझ नहीं आया था जब वो पूछता है, तो यहाँ पर ऑब्सीडियन अपने प्लान को रिवील करते हुए बताता है कि असल में अभी जितने भी इंसिडेंट हो रहे थे उन सभी के पीछे वही है। उन्होंने एक ऐसा केमिकल क्रिएट किया है जो कि किसी भी मैजिक यूजर यानी कि समनर की पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा और इसी वजह से वो सभी मारे गए क्योंकि वो उस पावर को सहन नहीं कर पाए। लेकिन अब ऑब्सीडियन की रिसर्च कंप्लीट हो गई है क्योंकि उन्हें एक डीमन मिल चुकी है जो कि कितनी भी पावर को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर अब ऑब्सीडियन वर्मिल से कहते हैं कि वो ऑल्टो से ज्यादा अच्छे मास्टर बनेंगे, इसीलिए वर्मिल ऑल्टो की जगह उन्हें एक्सेप्ट कर ले। वर्मिल को इस चीज पर बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उठते हुए सीधा ऑब्सीडियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो अपने हाथ से हमला कर रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा नुकीले थे, लेकिन ये अटैक ऑब्सीडियन को लगे इसके पहले ही ऑल्टो वहाँ सामने आ गया था। इस वजह से अभी ये हमला सीधा ऑल्टो को लगता है और उसके चेस्ट में एक छेद हो जाता है। ये देखते हुए वर्मिल बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वैसे वो अभी खुद के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन जहाँ उसकी रियल सोल कैद है वहाँ का गेट ओपन होता है और इसके बाद अब उस गेट से ऑल्टो वहाँ पर आता है और वर्मिल को बाहर आने को कहता है। वर्मिल अभी उस सिरिंज के कंट्रोल में थी, लेकिन ये इंसिडेंट के बाद वो सिरिंज को ओवरकम कर लेती है और वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अभी उसे गुस्सा आ रहा था, इस वजह से वो फिर से ऑब्सीडियन पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी ऑल्टो आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लेता है। ये देखकर वर्मिल हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि उसने ये वर्मिल के अच्छे के लिए ही किया है और वो उसका मास्टर है, इसीलिए ये उसका हक बनता है कि उसे ऐसा करना चाहिए, वरना वर्मिल आगे चलकर और भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसेगी। ये सुनकर वर्मिल हैरान थी। दूसरी तरफ लिलिया भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि ऑल्टो को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। पर तभी वर्मिल उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं और इतना कहते हुए वो ऑल्टो पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है। इसके बाद हम ऑब्सीडियन को देखते हैं जो कि अभी इस सब चीजों से बहुत ही ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि उनकी सिरिंज आज तक कभी भी नाकाम नहीं हुई थी, लेकिन वर्मिल ने उस सिरिंज को भी ओवरकम कर लिया। अब यहाँ से बचने के लिए वो एक सिरिंज निकालकर खुद की बॉडी पर लगा लेता है, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका था। और इसके बाद अब वो सीधा ही यहाँ पर वर्मिल पर हमला करने वाला था क्योंकि उनके अंदर अब बहुत सारे डीमन बीस्ट की पावर आ चुकी थी। लेकिन वर्मिल भी अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ यहाँ ऑब्सीडियन की आधी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑब्सीडियन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो वहां से भागने वाला था, पर इतने में ही वहां पर क्रिस आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। साथ ही हम देखते हैं कि अब वर्मिल भी आकर उन पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है, पर वो उन्हें खत्म नहीं करती क्योंकि ऑल्टो ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दाव लगा दी थी। इस तरफ हम देखते हैं कि एलेना जो कि अभी उन तालिस्मान से लड़ रही थी वो अब जा चुके थे, जिस वजह से वो वापस से उसी डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो को भी होश आ गया था, जिस वजह से लिलिया बहुत खुश थी और वो ऑल्टो को गले लगा लेती है। ऑल्टो कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब उसकी चोट हील हो चुकी है, लेकिन वर्मिल इस चीज से दुखी थी कि उसकी वजह से ऑल्टो को चोट लगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ऑल्टो वर्मिल को बताता है कि उसने अपना चेकअप कराया, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी जो चोट थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर वर्मिल अभी उससे दूरी बना रही थी। जिस पर ऑल्टो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताती है कि ऑल्टो का हार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से वर्मिल ने अपनी माना यानी कि एनर्जी की मदद से उसके हार्ट को खुद के हार्ट के साथ कनेक्ट किया। ऑल्टो को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो नॉर्मल हो चुका है, पर वर्मिल बताती है कि ऐसा करने से अगर उन दोनों में से कोई एक भी मरता है तो दूसरा भी अपने आप ही मारा जाएगा। ये सुनकर ऑल्टो हैरान था। वो रोने लगता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो, यानी कि तुम्हारी लाइफ एक ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब मेरी वजह से तुम्हें भी जल्द ही मरना होगा। ये सुनकर वर्मिल बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वैसे अब सब कुछ ठीक हो चुका था और हमें जानने को मिलता है कि ऑब्सीडियन को भी अब पकड़ लिया गया है और उसे जेल में बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ बाकी सारे स्टूडेंट जिन्हें हाई एनर्जी की वजह से चोट लगी थी वो भी अब हील कर रहे थे और उनका भी इलाज चल रहा था। इस तरफ रेक्स भी अब होश में आ चुका था और उसकी इंजरीज भी ठीक हो चुकी थी। वो जागते हुए क्रिस को वहां पर देखता है, जो देखकर वो बहुत खुश था। अब इसके बाद हम ऑल्टो और वर्मिल को देखते हैं। वर्मिल यहाँ पर ऑल्टो के हार्ट के ऊपर बहुत काम कर रही थी,
जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक हो सके। वो यहाँ ऑल्टो को बताती है कि टोटल 10 साल लग जाएंगे ऑल्टो के हार्ट को एक फुली फंक्शनल हार्ट बनने में, लेकिन वो ये भी कहती है कि जब तुम्हारा हार्ट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं वापस से उस बुक के अंदर चली जाऊंगी। ऐसा वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम करती है ऑल्टो की उस चोट के लिए, जिस पर ऑल्टो को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही आगे आते हुए उसे किस करता है, पर वर्मिल उसे दूर हटा देती है। लेकिन वो नोटिस करती है कि ऑल्टो ने ऐसा अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए नहीं किया था। अब वो उसे दीवार के पास लाते हुए कहता है कि तुम मेरी फैमिलियर हो, इसीलिए अगर तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब इतना कहकर वो वहाँ से भाग गया था। इसके बाद अब यहाँ वर्मिल को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही ऑल्टो ने उससे कहा था कि 2 पर्सन तभी किस करते हैं जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अब इस इंसिडेंट से वर्मिल समझ गई थी कि ऑल्टो उसे कितना पसंद करता है, और अब इसी बात से वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन जब ऑल्टो स्कूल में आया था तो वहाँ पर सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा उदास बैठी थी क्योंकि ऑब्सीडियन जेल में चले गए थे, जिस वजह से वो सभी दुखी थे क्योंकि वो सभी ऑब्सीडियन को पसंद करती थी। अब यहाँ पर सभी लड़के भी बहुत ही ज्यादा उदास थे। ऑल्टो को लगता है कि शायद वो भी ऑब्सीडियन को पसंद करते थे, लेकिन यहाँ पर वो सभी लड़के गुस्सा होते हुए चिल्लाते हैं और बताते हैं कि वो इस वजह से दुखी नहीं है। वो यहाँ पर ऑल्टो से कह रहे थे कि आखिर वर्मिल स्कूल क्यों नहीं आई, जिस पर ऑल्टो बहाना बनाते हुए कहता है कि उसकी तबीयत अभी थोड़ी सी खराब है। वैसे अब स्कूल से लौटते वक्त ऑल्टो सोच रहा था कि वो वर्मिल के लिए क्या लेकर जाए जिससे उसका मूड ठीक हो सके। दूसरी तरफ हम वर्मिल को देखते हैं जो कि अभी सनसेट देख रही थी और थोड़ी उदास लग रही थी। तभी वहाँ पर लिलिया आकर उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है, तो वर्मिल यहाँ पर रिवील करती है कि वो असल में एक डीमन है, जिस वजह से लिलिया ज्यादा कुछ हैरान नहीं लग रही थी। लेकिन ये देखकर वर्मिल हैरान थी। वो उससे माफी मांगती है ये बात ना बताने के लिए, लेकिन लिलिया कहती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये पूछती है कि अभी 1-2 दिन पहले कुछ हुआ क्या, क्योंकि ऑल्टो का बिहेवियर अभी कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। वर्मिल याद करती है और वो समझ गई थी कि ऑल्टो का मूड अभी इसीलिए खराब है क्योंकि वर्मिल उससे बात नहीं कर रही और उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे लिलिया भी कुछ देर बात करके ये चीज समझ चुकी थी कि वर्मिल खुद को डीमन होने के लिए बुरा समझती है, लेकिन इस पर वो उससे कहती है कि वो एक डीमन है, इस चीज में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उसने अभी तक किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाया और देखा जाए तो वो भी अभी उसकी दोस्त बन चुकी है। इस वजह से उसके डीमन होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसे भी अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो लिलिया की स्पिरिट थी वो भी अभी वर्मिल को जाकर हग करती है, जिसके बाद वर्मिल बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। जिसके बाद वो लिलिया से कहती है कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छी पर्सन हो। इसके बाद हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि घर लौट आया था। यहाँ पर वो अभी अपने साथ कुछ डोनट वगैरह लेकर आया था वर्मिल के लिए, लेकिन वर्मिल वहाँ पर नहीं थी। लेकिन अब वो कुछ देर में वहाँ पर आती है और ऑल्टो से माफी मांगती है अपने कुछ दिनों के बुरे बिहेवियर के लिए। ऑल्टो उससे कहता है कि उसे चिंता बस इस बात की थी कि कहीं वो वर्मिल को अपने साथ रहने के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा, पर वो बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। इसके बाद अब ऑल्टो उसे वो डोनट दे रहा था, लेकिन वर्मिल कहती है कि उसे ये डोनट नहीं चाहिए, उसे बस ऑल्टो को किस करना है। जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और ऑल्टो भी उसे ऐसा करने देता है। इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हम एक मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं जो कि अभी एक हुडी पहने हुए थी और यहाँ पर अभी एक मॉन्क टेम्पल के अंदर थी और यहाँ पर अभी वो एक तालिस्मान के थ्रू किसी से बात कर रही थी और यहाँ पर वो ऑब्सीडियन के बारे में बताती है कि उसे पकड़ लिया गया है। वैसे इस वक्त वो अभी एक मॉन्क टेम्पल के अंदर है और उन्होंने सभी मॉन्क को हरा दिया था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्क आकर उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके साथ वाली लड़की और ये मिलकर उसे हरा देते हैं। हमें जानने को मिलता है कि ये दोनों प्लेटिनम स्क्वायर पर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम ऑल्टो के स्कूल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज वर्मिल ऑल्टो की स्कूल ड्रेस पहनकर आई थी जो कि उसे फिट नहीं हो रही थी। इस वजह से सभी लड़कों का ध्यान उसी के ऊपर था। अभी वर्मिल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी उसे क्यों देख रहे हैं। वैसे वो सभी लड़के अभी ऑल्टो के पास आते हैं और उसे उछालते हुए उसे थैंक्स करते हैं। वो थैंक्स इसीलिए कर रहे थे क्योंकि ऑल्टो की वजह से ही वो फिर से वर्मिल से मिल पाए। वैसे इसके बाद ऑल्टो को ये चीज याद आती है कि बहुत ही जल्द ब्रॉन्ज स्क्वायर का टेस्ट होने वाला है, इसीलिए वो वर्मिल से कहता है कि हमें टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि अभी उनकी छुट्टी हो रही थी। उसी दौरान जब बाकी स्टूडेंट जा रहे थे तभी एक अंधेरी वाली जगह पर वर्मिल ऑल्टो को किस कर रही थी। ऑल्टो उससे कहता है कि उसे स्कूल में ऐसा नहीं करना चाहिए, जिस पर वो कहती है कि ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट जल्दी करीब आ रहा है, इस वजह से उसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। अब ऑल्टो उसे नहीं रोकता। अब जब वो वापस से क्लास में आता है तब लिलिया उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि ऑल्टो फिर से वर्मिल के साथ टाइम गुजार रहा था। अब यहाँ पर जब क्लास स्टार्ट होने वाली थी तभी वहाँ स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोग आते हैं। वो अभी ऑल्टो और वर्मिल को बुलाने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें उनसे कुछ बात करनी है।
जब ऑल्टो और वर्मिल वहाँ काउंसिल हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर काउंसिल प्रेसिडेंट यानी कि एलेना ऑल्टो से वर्मिल के बारे में जानकारी मांगती है। इस पर ऑल्टो कहता है कि उसे नहीं पता कि तब वर्मिल को क्या हुआ था। अब यहाँ पर एलेना पहले तो माफी मांगती है क्योंकि उस फाइट के दौरान ऑल्टो को बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट आई थी, और इसके बाद वो बताती है कि ऑब्सीडियन जेल से भाग चुका है। वो बताती है कि उनको बुलाने का असली कारण यही है कि वो जानना चाहते हैं कि ऑब्सीडियन के साथ फाइट के दौरान क्या क्या हुआ था, क्योंकि उन्हें ऑब्सीडियन की ट्रू पावर के बारे में नहीं पता। लेकिन ऑल्टो बताता है कि उसे भी उसकी पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद अब ये फिर से वर्मिल के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन जब ऑल्टो कुछ नहीं बता रहा था तो ये थोड़ा फोर्स करते हुए पूछते हैं। अभी वर्मिल भी कहती है कि हमें सच बता देना चाहिए, जिसके बाद ऑल्टो कहता है कि वर्मिल असल में एक डीमन है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऑल्टो ये भी कहता है कि वो वर्मिल को कुछ भी करे तो उसके लिए पहले उन्हें ऑल्टो से लड़ना होगा। लेकिन इस पर एलिना कहती है कि वो वर्मिल को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं है ऐसा। उसने उन्हें बस जानकारी लेने के लिए बुलाया था। बल्कि अब यहाँ पर वो ऑल्टो को ही ऑफर करती है स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने के लिए, जिस पर ऑल्टो बहुत ही ज्यादा हैरान था। बाद में जब वो वहाँ से जाता है तो ये बात लिलिया, मार्क और चार्ल्स को बताता है। वो तीनों ही यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश थे। बाद में जब ऑल्टो घर पर आता है तो यहाँ पर वर्मिल उससे कहती है कि भले ही तुमने स्टूडेंट काउंसिल में एलेना के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। उसे देखते हुए मैं समझ गई थी कि अगर तुम ऑफर रिजेक्ट करोगे तो वो तुम पर हमला कर देगी। इस पर ऑल्टो कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने स्टूडेंट काउंसिल इसीलिए ज्वाइन किया जिससे कि मैं खुद को स्ट्रांग बना सकूं और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अब ये सुनकर वर्मिल उसके पास आती है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। दूसरी तरफ हम एलिना को देखते हैं जो इस वक्त एक बड़े से स्टैचू के सामने मेडिटेशन कर रही थी। तभी उसे ऑल्टो की कही हुई बात याद आती है, जिसमें उसने वर्मिल के बारे में कहा था कि वो उसे हर हालत में प्रोटेक्ट करेगा। इस बात से अभी एलिना को थोड़ा सा गुस्सा आता और वो सामने रखे हुए एक बड़े से स्टैचू की गर्दन को काट देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि ऑल्टो और वर्मिल अभी स्टूडेंट काउंसिल हॉल की तरफ आ रहे थे, जहाँ जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि अभी सभी गर्ल्स चेंज कर रही है। अब बाद में यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल मेंबर जेसिका ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और शायद उसे खत्म भी करने वाली थी, पर तभी एलिना उसे रोकती है और कहती है कि गलती हमारी है जो हमने गेट लॉक नहीं किया। अब यहाँ पर एलिना बताती है कि उसने सभी को इसीलिए बुलाया है क्योंकि उसके पास तलिस्मान है, जो कि उसे तब मिला था जब वो ऑब्सीडियन को रोकने के लिए जा रही थी। इस तलिस्मान के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकल रही है जो कि पावर बैंक ऑफ मैजिक में रजिस्टर नहीं है। असल में बैंक ऑफ मैजिक एक ऐसा बैंक है जहाँ पर सभी तरह की पावर रजिस्टर है कि इस वर्ल्ड में किस तरह की पावर है, लेकिन इस बारे में उस बैंक में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये जरूर प्लैटिनम स्क्वायर की पावर है, क्योंकि उनकी एकेडमी में और उनके जान पहचान में अभी तक ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो कि प्लैटिनम स्क्वायर पर हो। इस वजह से उन्हें इस तरह की पावर के बारे में नहीं पता। वैसे अभी प्लैटिनम स्क्वायर का नाम सुनकर सभी लोग हैरान थे। दूसरी तरफ हम उसी हुडी वाली लड़की को देखते हैं जिसका नाम इलीट है। ये यहाँ पर अपनी दूसरी साथी जो कि प्लैटिनम स्क्वायर की है उसके साथ कहीं पर जा रही थी। ये एक तीसरे लड़की से मिलती है जो कि प्लैटिनम स्क्वायर रैंक पर ही है, और ये तीसरी लड़की यहाँ पर इलीट से उस तलिस्मान के बारे में पूछती है जो कि अभी अभी एलिना को मिला था। यहाँ पर इलीट कोई जवाब नहीं देती और सामने रखे हुए एक बड़े से क्रिएचर की बॉडी के पास आ जाती है। वो लोग शायद इसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ये प्रोसेस बीच में ही रुक चुका था। इलीट कहती है कि इसके लिए हमें एक डीमन की जरूरत होगी, क्योंकि उन्हें डीमन के पार्ट्स की जरूरत है। यहाँ पर इलीट के पास 2 फोटो थी, एक ऑल्टो की और एक वर्मिल की, जिसके बाद वो वहाँ से उन फोटो को लेकर निकल जाती है। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, जहाँ ऑल्टो सपने के अंदर एक लड़की को देखता है जो कि बहुत छोटी थी और वो इस वक्त एक अजीब सी जगह पर बैठकर रो रही थी। तभी उसे एक फेरी टाइप की लेडी दिखती है जो कि उससे कहती है कि ऑल्टो के पास 2 चॉइस है, एक तो वो सही चुने और दूसरा वो इस बच्चे की मदद करे, लेकिन ऐसा करने से ये दुनिया तबाह हो सकती है। अब ऑल्टो यहाँ पर कुछ भी डिसीजन ले उसके पहले ही उसे जानने को मिलता है कि वो छोटी बच्ची असल में वर्मिल है, और इसके बाद अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसे वैसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अभी टेबल पर जाकर अपनी ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट के लिए तैयारियां करना शुरू कर देता है। तभी वर्मिल की नींद खुलती है और वो देखती है कि ऑल्टो आधी रात में पढ़ाई कर रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है, जिस पर ऑल्टो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग उस पर थोड़ा प्रेशर बनाए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑल्टो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करे। इस पर वर्मिल कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन रिटेन टेस्ट के अलावा तुम्हारा फिजिकल पावर का भी टेस्ट होगा, इसके लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए पहले हमें एनर्जी गैदर कर लेना चाहिए। इसके बाद वो वही सब करने लगती है जो हर बार करती है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हम उसी दिन का सीन देखते हैं जिस दिन ये टेस्ट होने वाला था। यहाँ पर ऑल्टो अभी लाइब्रेरी के अंदर उसी बुक को देख रहा था जिस बुक के थ्रू उसने वर्मिल को समन किया था।
वो उससे जानना चाहता था वर्मिल के पास्ट के बारे में, लेकिन तभी वहाँ पर वर्मिल आती है जिसकी वजह से वो बुक को अपने बैग में रख लेता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब जब ये लोग जा रहे थे तभी रास्ते में इन्हें कई सारे स्टूडेंट मिलते हैं जो कि अभी इन्हीं की तरफ देख रहे थे। ये स्टूडेंट दूसरे स्कूल से थे। यहाँ पर चार्ल्स बताती है कि इसका कारण ये है कि उनका स्कूल फर्स्ट टायर में आता है। इसका मतलब ये है कि असल में इनके स्कूल को पास होने का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। मतलब इनके स्कूल में पढ़ने वाले 50% बच्चे इस टेस्ट में पास होते हैं, जबकि दूसरे स्कूल का परसेंटेज सिर्फ 10% है। अब ये उस हॉल में आते हैं जहाँ पर उनकी पावर का टेस्ट होना था। सभी स्टूडेंट के सामने एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा था जिसमें उनकी माना यानी कि एनर्जी का टेस्ट किया जाएगा। अभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम कर्नल है। वो बताता है कि उन्हें इस टेस्ट को किस तरह से देना है। उन्हें बस उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रख के अपनी एनर्जी को क्रिस्टल बॉल के अंदर ट्रांसफर करना है, जिसके बाद देखा जाएगा कि इनके अंदर कितनी एनर्जी है। अब यहाँ पर एक एक करके सभी स्टूडेंट्स आ रहे थे, लेकिन कोई भी उस फ्लेम को ज्यादा एक्टिव नहीं कर पा रहा था। एक लड़का अपनी स्पिरिट बियर के साथ आता है, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ कर नहीं पाता। इसके कुछ देर बाद यहाँ पर लिलिया की बारी आती है और जब वो क्रिस्टल पर हाथ रखती है तो उसमें फ्लेम्स आना स्टार्ट हो गई थी। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आए उन सब में सबसे ज्यादा फ्लेम्स यहाँ लिलिया की थी। अब लिलिया को पास कर दिया जाता है, वो वापस से नीचे आ जाती है, जिसके बाद वहाँ पर एक और स्टूडेंट की बारी आती है जो कि असल में दूसरे स्कूल से यहाँ पर लिलिया को चैलेंज करते हुए कहता है कि वो उससे ज्यादा फ्लेम्स जनरेट करेगा। और सच में ऐसा ही होता है क्योंकि जब वो क्रिस्टल को टच करता है तो इस बार फ्लेम्स बहुत ही ज्यादा थी। अब वहाँ पर चार्ल्स, मार्क और बाकी लोगों की बारी आती है और लास्ट में ऑल्टो और वर्मिल को बुलाया जाता है। यहाँ पर वो जो लेडी थी वो कह रही थी कि दो लोग एक साथ नहीं आ सकते, पर तभी वो आदमी कर्नल बताता है कि असल में वर्मिल ऑल्टो की फैमिलियर है, मतलब ऑल्टो ने उसे समन किया है। वैसे कर्नल को नहीं पता कि वर्मिल एक डीमन है। इस वजह से वो कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ह्यूमन ने किसी ह्यूमन को फैमिलियर बनाया। वैसे अभी यहाँ पर कर्नल को ऑल्टो की एकेडमी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जिसने उसे शॉक किया हो। अब जब ऑल्टो यहाँ स्टेज पर आता है तो वो क्रिस्टल पर हाथ रखते हुए पहले ये देखता है कि कहाँ पर एनर्जी का फ्लो किस तरह से सर्कुलेट होगा। असल में एक क्रिस्टल एक तरह से टेस्ट है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे ब्लॉकर पॉइंट हैं जहाँ से एनर्जी सही तरह से सर्कुलेट नहीं कर पाती। इस वजह से जब ऑल्टो अपनी जगह बदल रहा था तो उसे जानने मिलता है कि अलग अलग जगह पर एक वीक पॉइंट है जहाँ से एनर्जी ज्यादा सर्कुलेट होगी और फ्लेम ज्यादा क्रिएट होगा। अब वो यहाँ पर कर्नल से पूछता है कि क्या मैं कहीं से भी अपना एनर्जी डाल सकता हूँ। ये देखकर कर्नल हैरान थे क्योंकि असली टेस्ट तो यही है कि ऑल्टो के पास बहुत अच्छी आंखें हैं जिन्होंने ये चीज नोटिस कर ली। वो कहते हैं कि तुम कहीं से भी एनर्जी डाल सकते हो। अब जब ऑल्टो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था तभी वर्मिल उसे एक ऐसी पोजीशन पर रुकने को कहती है जहाँ से एनर्जी डालना बहुत ही मुश्किल था। इस वजह से ऑल्टो थोड़ा हैरान था, पर जब वो एनर्जी सर्कुलेट करना स्टार्ट करता है तो वो क्रिस्टल बहुत ही तेजी से चमकने लगता है। फ्लेम का कलर इस बार डिफरेंट था क्योंकि ऑल्टो की जो माना थी, मतलब की जो एनर्जी थी, वो बहुत ही ज्यादा थी। ये देखते हुए यहाँ पर कर्नल और बाकी सभी हैरान थे। अब जब ऑल्टो थोड़ी सी एनर्जी और बढ़ाता है तो गलती से वो क्रिस्टल ही टूट जाती है, जिस वजह से सभी फिर से हैरान थे। लेकिन ऑल्टो डर गया था और कर्नल और उस लेडी से माफी मांगने लगता है, लेकिन कर्नल उससे कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये इस टेस्ट का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पर ऑल्टो बाहर जाकर सेलिब्रेट कर रहा था तो कर्नल कहता है कि ये लड़का सच में कमाल का है। एक क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना गोल्ड स्क्वायर के बस की बात नहीं, जरूर इसके अंदर एक प्लैटिनम स्क्वायर बनने का टैलेंट है, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए ये भी काम बहुत ही ज्यादा टफ होता है। अब ऑल्टो वहाँ से बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था क्योंकि अब बहुत ही उनका रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऑल्टो को अभी थोड़ी चिंता हो रही थी कि रिटन टेस्ट किस तरह का होगा। तभी चार्ल्स यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताती है जिसने रिटन टेस्ट में 100% स्कोर किया था, जो कि अभी तक किसी की भी बस की बात नहीं, किसी ने भी इतना अच्छा रिटन टेस्ट नहीं दिया है। वैसे चार्ल्स को उसका नाम नहीं पता। अभी यहाँ पर मार्क बताता है कि वो एक ऐसा डिवाइस लेकर आया है जिससे वो रिटन टेस्ट को आराम से पास कर लेगा, मतलब वो एक चीटिंग पेन लेकर आया था। बाद में इनका रिटन टेस्ट स्टार्ट होने वाला था, जिसके पहले ही वर्मिल ऑल्टो के अंदर कुछ एनर्जी इंजेक्ट करती है। ऑल्टो कहता है कि उसे रिटन टेस्ट के दौरान एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी वर्मिल नहीं मानती। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी उनकी नजर उसी लड़के पर पड़ती है जिस लड़के ने वहाँ एनर्जी टेस्ट के दौरान लिलिया को चैलेंज किया था। ये लड़का भी वॉशरूम जा रहा था जहाँ उस लड़के की मुलाकात उसी प्लैटिनम स्क्वायर वाली लड़की एलीट से होती है। वो लड़की यहाँ पर इसे मार देती है और उसका जो बैज है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था उसे अपने पास रख लेती है और एग्जाम हॉल की तरफ निकल जाती है। इसके बाद ये सीन चेंज होता है और हमें एलिना और जेसिका को देखते हैं जो कि अभी फाइट कर रहे थे ट्रेनिंग के लिए, और फाइट के दौरान एलिना बहुत ही आसानी से जेसिका को हरा देती है, लेकिन वो उसकी तारीफ भी करती है। बाद में ये लोग नहा रहे थे तब जेसिका यहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल के बारे में बात करती है।
वर्मिल एक डीमन है जिस वजह से जेसिका को उससे थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन एलिना कहती है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। वैसे एलिना ये भी कह रही थी कि ऑल्टो उसे लाइक करता है, लेकिन अगर ऑल्टो ने उसका दिल तोड़ा तो शायद वर्मिल को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी प्लैटिनम स्क्वायर के लोग वर्मिल को ही ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो एक डीमन है और वो उनकी बहुत मदद कर सकती है। लेकिन एलिना का ये भी मानना है कि ऑल्टो सच में उसे दिल से पसंद करता है, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन आना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद घंटी बजती है और इनका जो रिटन टेस्ट वो स्टार्ट होता है। ऑल्टो जब वहाँ पहुँचता है तो उसे जानने को मिलता है कि वो अपनी फैमिलियर यानी कि वर्मिल को अंदर नहीं ला सकता, वर्मिल को बाहर ही रुकना होगा। अभी वो अकेला ही अंदर चला गया था और अपनी सीट पर आकर बैठता है। हम देखते हैं कि उसके सीट के पास में उसी लड़के का नंबर था जिसे अभी अभी एलीट ने मार दिया है और अब उसकी जगह पर एलीट यहाँ पर आकर बैठी थी। अब दूसरी तरफ हम वर्मिल को देखते हैं जो कि बाहर बैठी थी। तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट निकलते हैं जिनका रिटन टेस्ट पहले ही हो चुका है। असल में उन्हें दूसरा टेस्ट पेपर मिला था, तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि उनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा टफ था, उन्हें नहीं लगता कि ज्यादा स्टूडेंट पास हो पाएंगे। पर वो सोच रही थी कि ऑल्टो इसमें आराम से पास होगा क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की है। लेकिन अभी ऑल्टो के बारे में सोचते हुए वो एक्साइटेड हो रही थी और कह रही थी कि काश ये टेस्ट जल्दी खत्म हो जाए। अब इसके बाद ये सीन चेंज होता है और अब वापस से हम एग्जाम हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभी ऑल्टो टेस्ट दे रहा था और एलीट सो चुकी थी। ऑल्टो सभी क्वेश्चंस बड़े ही केयरफुली सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें उसे प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब एग्जाम खत्म होने में करीबन 10 मिनट बचते हैं तभी एलीट जागती है और 10 मिनट से कम टाइम में पूरे पेपर को सॉल्व कर देती है। ये देखकर ऑल्टो बहुत ही ज्यादा हैरान था। वैसे ऑल्टो अभी थोड़ा टेंशन में था क्योंकि उसके 1-2 क्वेश्चन छूटने वाले थे, लेकिन एलीट उससे कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि ये एग्जाम वैसे भी कैंसिल होने वाला है। ऑल्टो को इस पर कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी एक गार्ड वहां पर आकर कहता है कि उन्हें वॉशरूम में अंदर एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है, जो सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत ही हैरान हो गए थे। दूसरा गार्ड यहाँ पर नोटिस करता है कि एलीट किसी भी स्कूल से नहीं है। एलीट कहती है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुमने बहुत ही जल्दी मेरी ये चीज नोटिस कर ली। और इसके बाद वो वहाँ क्लासरूम में एक स्टोन गोलेम को समन करती है। अभी वहाँ पर जो गार्ड खड़ा हुआ था वो अपनी पावर से हमला करता है, लेकिन उसने जो फॉर्मेशन क्रिएट किए थे उन्हें एलीट बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वहां पर वर्मिल की एंट्री होती है जो कि अपनी पावर से यहाँ उस स्टोन गोलेम पर हमला कर रही थी, लेकिन एलीट उसके अटैक को भी बहुत ही आसानी से रोक रही थी। तभी वहां पर कर्नल आते हैं जो कि बताते हैं कि ये प्लैटिनम स्क्वायर रैंक पर है। ऑल्टो ये सुनते ही समझ जाता है कि चार्ल्स जिसकी बात कर रही थी, जिसने टेस्ट में सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए थे, वो असल में यही है और यही वो लड़की है जिसने ऑब्सीडियन को बचाया था। अभी बाहर लिलिया, मार्क और चार्ल्स को जब ये पता चलता है कि यहाँ अंदर की सिचुएशन क्या है, तो वो ऑल्टो और वर्मिल को बचाने के लिए अंदर आना चाहते थे, पर वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग उन्हें रोक देते और अंदर नहीं आने देते। अब यहाँ एग्जाम हॉल के अंदर हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर एलीट सभी को बहुत ही आसानी से हरा रही थी। यहाँ पर वर्मिल की भी अभी बहुत बुरी हालत थी और एलीट उससे कह रही थी कि तुम सच में डीमन होने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ऑल्टो को इस चीज पर गुस्सा आता और वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से गोल्डन कलर की ऑरा निकल रहा था जो कि बहुत ही पावरफुल था। जब एलीट अपने स्टोन गोलेम की मदद से ऑल्टो पर हमला करने के लिए उससे आगे बढ़ने को कहती है, तभी ऑल्टो हमला करते हुए स्टोन गोलेम को ही खत्म कर देता है। ये देखते हुए एलीट समझ चुकी थी कि ऑल्टो बाकी सभी से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए अब एलीट ने यहाँ पर बहुत सारे गोलेम क्रिएट कर लिए थे, लेकिन ऑल्टो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद ऑल्टो फिर से एलीट की तरफ आगे बढ़ने लगा था। यहाँ पर एलीट अपनी एक आयरन स्पीयर क्रिएट करते हुए ऑल्टो को कॉलर से उठा लेती है और कहती है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वर्मिल को भी इस चीज पर गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो अपने डीमन फॉर्म में आती है और तुरंत ही एलीट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब एलीट ने यहाँ पर किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे चेन्स में वर्मिल को पकड़ लिया था और उसकी चाबी सिर्फ उसी के पास थी। वर्मिल का यहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। ऑल्टो एलीट के पास आता और उससे कहता है कि वो वर्मिल को जाने दे, लेकिन एलीट उसके चेहरे पर लात मारते हुए उसे वहाँ से दूर हटा देती है। लेकिन ऑल्टो ने भी अभी हार नहीं मानी थी, वो उसका पैर पकड़ लेता, पर इस चीज से यहाँ पर एलीट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इस वजह से वो ऑल्टो को वहाँ से दूर हटाते हुए अपने गोलेम को समन करके ऑल्टो पर हमला करने वाली थी और इस बार वो उसे जान से खत्म भी करने वाली थी। पर तभी ऑल्टो के बैग में रखी वो बुक जिसके थ्रू ऑल्टो ने वर्मिल को समन किया था, उसके अंदर से एक लाइट निकलती है और ऑल्टो को बचा लेती है। वो लाइट अब उस फेरी में कन्वर्ट हो चुकी थी जिसे ऑल्टो ने सपने में देखा था। यहाँ पर ऑल्टो उसे देखकर बहुत ही हैरान था। वो स्पिरिट फेरी यहाँ पर बताती है कि असल में उसी ने वर्मिल को इस बुक के अंदर सील किया था, लेकिन वो ये भी बताती है कि ऐसा वर्मिल खुद ही चाहती थी। वर्मिल एक बहुत बुरी मेमोरी से जूझ रही है जो कि शायद उसके बचपन की है। वो यहाँ पर कहती है कि सिर्फ ऑल्टो उसे आजाद करा सकता है। क्या वो ऐसा करना चाहता है? जिस पर ऑल्टो हाँ करता है। इस वजह से अब वो सीधा उस पोर्टल के थ्रू उस टाइम लाइन में ले जाने लगी थी
जहाँ वर्मिल के साथ वो सब हुआ जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी है। ऑल्टो भी उसकी बात मानते हुए उसके साथ चला जाता है। वैसे तो एलीट यहाँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पर उसी दौरान वो पोर्टल बंद हो गया था। अभी वर्मिल उनके साथ नहीं आई थी, इस वजह से ऑल्टो को थोड़ी चिंता हो रही थी। पर तभी वो स्पिरिट फेरी बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस पोर्टल के ओपन होने के बाद रियल वर्ल्ड में टाइम रुक चुका है। अब यहाँ पर वो लोग 550 साल पहले उसी जगह पर आते हैं जिस जगह पर अभी करंटली ऑल्टो रह रहा है। वर्मिल भी यहीं रहा करती थी और असल में वो यहाँ पर एक ऑर्फनेज में रहती थी, जहाँ पर एक सिस्टर थी जो कि बाकी सभी ऑर्फनेज बच्चों का ख्याल रखती थी। वर्मिल एक डीमन थी जो बात किसी को पता नहीं थी। अभी यहाँ पर वर्मिल अपनी सिस्टर जो कि उसकी मदर की तरह है उनके पास आती है और उन्हें फूलों का बनाया हुआ एक क्राउन यानी कि ताज देती है, जिस पर उसकी मदर, जिन्हें हम सिस्टर कह सकते हैं क्योंकि वो एक नन है, तो वो इस पर बहुत खुश होती है। अभी यहाँ पर वर्मिल भी बहुत खुश थी, जो देखकर ऑल्टो कहता है कि वर्मिल का पास्ट अच्छा था, लेकिन इस पर वो फेरी कहती है कि हाँ सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अब यहाँ पर वर्मिल घर के अंदर आती है, जहाँ पर और भी कई ऑर्फनेज बच्चे थे। एक और लड़की थी जो कि एज में उन सभी से बड़ी थी, उसका नाम म्याओ है। वो यहाँ पर उन्हें उनका फेवरेट खाना बना कर देती है, जितना उनके पास रहता है उसके हिसाब से। अभी बाकी बच्चे भी जिद कर रहे थे कि वर्मिल उन्हें भी वही क्राउन बना कर दे जो कि उसने सिस्टर को बना कर दिया था। वर्मिल उन्हें भी प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए भी क्राउन बनाएगी। ये जो टाइम था ये वर्मिल के लिए सबसे ज्यादा खुशी वाला था, ऐसा वो स्पिरिट फेरी ऑल्टो को बताती है। अब तभी हम रात का सीन देखते हैं जब सिस्टर अभी वर्मिल को कंघी कर रही थी, जिस दौरान वर्मिल उससे कहती है कि ये हॉर्न तो डीमंस का साइन है, जिस पर सिस्टर कहती है कि हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में सिस्टर को पता है कि वर्मिल एक डीमन है, लेकिन यहाँ पर वर्मिल कहती है कि डीमन तो बुरे होते हैं ना, और वैसे भी आप तो सिस्टर हैं और आप गॉड को मानती हैं, इसका मतलब मैं आपकी दुश्मन हुई। जिस पर सिस्टर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच गॉड भी नहीं आ सकते। ऑल्टो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। स्पिरिट फेरी उसे बताती है कि सिस्टर असल में उन चुनिंदा लोगों में से थी जो कि वर्मिल की आइडेंटिटी जानते हुए भी उसके साथ अच्छा बिहेव करती है। अब अगली मेमोरी में हम देखते हैं कि जब वर्मिल बाहर खेलने के लिए आई थी, तभी कुछ बच्चे उसे मार रहे थे क्योंकि उन्होंने वर्मिल के सिर पर वो सींग देख लिए थे। इसी वजह से वो गुस्सा थे और उसे उल्टा सीधा कह रहे थे। तभी वहाँ पर मियाओ आती है जो कि उन बच्चों को भगा देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वर्मिल के सिर पर सींग है, जिसकी वजह से वो भी डर गई थी और वहाँ से पीछे हट गई थी। लेकिन इसके बाद वर्मिल घुटनों के बल आते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई। अभी वर्मिल डर गई थी कि शायद मियाओ उसे माफ नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्मिल असल में क्या है, क्योंकि वो वर्मिल को लगभग बचपन से ही जानती है। अभी वर्मिल इस बात से ज्यादा खुश थी और यहाँ पर ऑल्टो भी ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब कुछ देर के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी जो वो ऑर्फनेज है जहाँ पर सभी बच्चे रहते हैं, वहाँ बाहर सभी सिटी के लोग पत्थर फेंक रहे थे। जब ऑल्टो इसकी वजह पूछती है तो यहाँ पर वो स्पिरिट फेरी बताती है कि ऐसा इसी वजह से है क्योंकि सिटी के अंदर एक बीमारी फैली है और इन लोगों को लगता है कि असल में वर्मिल एक डीमन है, तो ये बीमारी उसी की वजह से फैली होगी, इसीलिए अब ये लोग वर्मिल को खत्म करना चाहते हैं। ऑल्टो को इस पर बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि जब सिस्टर वहाँ बाहर आकर उन लोगों को समझा रही थी कि ये सब वर्मिल का काम नहीं, तो वो लोग मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि उन्हें वर्मिल को उनके हवाले कर देना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मिल को खत्म कर देंगे और गांव मतलब कि टाउन को बचा लेंगे। अब सिस्टर वापस अंदर आती है। वो समझ गए थे कि वर्मिल को नहीं बचाया जा सकता, इस वजह से यहाँ पर मियाओ वर्मिल से कहती है कि उसे यहाँ से भाग जाना होगा, जिस पर वर्मिल तैयार थी। वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है पीछे के रास्ते से, जो कि बात कर रहे थे कि उन्हें इस तरह से वर्मिल नहीं मिल सकती। उन्हें लगता है कि उन्हें वर्मिल के परिवार वालों को, मतलब जो ऑर्फनेज वाले बाकी बच्चे हैं, उन्हें टॉर्चर करना चाहिए, जिसके बाद वो वर्मिल को अपने आप ही उन्हें सौंप देंगे। ये सुनकर वर्मिल हैरान थी। वो फैसला करती है कि वो वापस जाकर सभी को ये बात बताएगी, लेकिन जब वो वापस लौट कर आती है तो देखती है कि उसके परिवार के सभी लोग सूली पर लटके हैं। वहाँ के गाँव वालों ने सभी को खत्म कर दिया था। ये देखकर वर्मिल इस चीज को सहन नहीं कर पाती और अपने असली डीमन रूप में आ जाती है, जिसके बाद उसने एक ही झटके में पूरे टाउन को खत्म कर दिया। वहीं स्पिरिट फेरी अभी ऑल्टो को बता रही थी कि गांव में जो बीमारी फैली थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितना खतरनाक काम वर्मिल ने किया। वो ऑल्टो से कहती है कि क्या तुम अब भी वर्मिल को एक्सेप्ट करने को तैयार हो, जिसके बाद ऑल्टो अपने आप ही खुद ही नीचे आने लगता है। यहाँ वर्मिल बैठकर रो रही थी क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था। तभी ऑल्टो उसके पास आता है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है, क्या वो भी उसे मारने आया है, जिस पर ऑल्टो उससे कहता है कि नहीं, वो उससे नफरत नहीं करता। वर्मिल कहती है कि उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया, लेकिन इस पर ऑल्टो कहता है कि गांव वालों की ही गलती थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। साथ ही इसके बाद ऑल्टो उसे गले लगा लेता है।
अब अचानक से वर्मिल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और ऑल्टो से कहती है कि उसने उसे इसीलिए ये सब बात नहीं बताया क्योंकि अगर उसने ये सब बता दिया होता तो शायद ऑल्टो उसे हेट करता। लेकिन ऑल्टो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वर्मिल के साथ हमेशा जिंदगी भर रहना चाहता है, इसीलिए उसे अब उसके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो दिल की बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर ऑल्टो उसे किस करता है, जिसके बाद अचानक से जो मेमोरीज का प्रिजन था वो ब्रेक हो जाता है और वो लोग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। अभी वर्मिल अपनी मेमोरी से आजाद हो चुकी थी, जिस वजह से वो जो चेन थी जो कि एलीट ने क्रिएट की थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वर्मिल आजाद हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ एलीट के हाथों में जो चाबी थी वो भी डिसअपियर हो जाती है। लेकिन अब उसने अपने एक और अजीब से मॉन्स्टर को क्रिएट कर लिया था जो कि थोड़ा हॉर्स टाइप दिखता है और वो उसके थ्रू यहाँ पर ऑल्टो और वर्मिल पर हमला करते हुए कहती है कि वो वर्मिल की मदद से इस दुनिया को खत्म करना चाहती है क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसके पास अनलिमिटेड पावर है। लेकिन ऑल्टो उसे बताता है कि वो डीमन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। एलीट उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वरना वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। और अब उसके बाद ऑल्टो और वर्मिल दोनों ही हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही तेज एनर्जी फैलना शुरू होती है, जिसके बाद वहाँ पर एक खतरनाक क्रिस्टल जनरेट होता है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी और उस एनर्जी की मदद से यहाँ ऑल्टो उस बड़े से हॉर्स टाइप बीस्ट को खत्म कर देता है। अभी एलीट ये देखकर हैरान थे कि ऑल्टो और वर्मिल सच में बहुत पावरफुल है और अब उनकी पावर और भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वो अपना अगला हमला करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी दूसरी साथी आ जाती है जो कहती है कि अब टाइम पूरा हो चुका है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर एलीट कहती है कि उसे अभी कुछ और देर लड़ना है, लेकिन उसके साथी उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाती है। वो यहाँ पर ऑल्टो से कहकर जाती है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी और अपने फाइट को कंटिन्यू करेगी। अब उसके चले जाने के बाद ऑल्टो यहाँ पर उस स्पिरिट फेरी को थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो वर्मिल की मेमोरी को जान पाया। यहाँ पर वर्मिल अभी स्पिरिट फेरी को फातिमा कहकर बुला रही थी और अब इस बार फेरी ऑल्टो से पूछती है कि अगर फिर से ऐसी कोई सिचुएशन तैयार हुई जहाँ पर इतना बड़ा ही खतरा हुआ और दुनिया खत्म होने की नौबत आ जाए तो भी क्या वो वर्मिल का साथ देगा। जिस पर ऑल्टो हाँ करता और कहता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बनूंगा जिससे कि मैं वर्मिल को प्रोटेक्ट कर सकूं। इस पर स्पिरिट फेरी खुश थी, वो कहती है कि वर्मिल को उसने सही हाथों में सौंपा है और इसके बाद अब वो वहां से उस बिल्डिंग को सही करके चली जाती है। कुछ देर के बाद लिलिया और मार्क भी वहां पर आते हैं जो कि आते ही ऑल्टो को गले लगा लेते हैं क्योंकि वो खुश है कि ऑल्टो की जान बच गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑल्टो अभी क्रिस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि अब उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पर जेसिका भी थी और वो भी ऑल्टो को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर रही थी। वैसे बाद में वो पूछती है कि आखिर ऑल्टो इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है, तो इस पर ऑल्टो कहता है कि उसे वर्मिल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, जिस पर जेसिका थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उसने इस आंसर की उम्मीद नहीं की थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी रात का टाइम था। वर्मिल ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी क्योंकि जब वो उस मेमोरी में फंसी हुई थी तब ऑल्टो ने आकर छोटी वर्मिल को गले लगाया और उसे समझाया था कि वो गलत नहीं है। इस पर वर्मिल अभी बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो ऑल्टो को थैंक यू कह रही थी और अब वर्मिल के अंदर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा था जो कि थोड़ा शर्माता है, वरना अभी तक वो किसी भी काम में बिल्कुल भी नहीं शर्माती थी। लेकिन अब ऑल्टो के साथ रहते हुए वो थोड़ी थोड़ी शर्माने लगी थी। अगले दिन ऑल्टो स्टूडेंट काउंसिल हॉल में आता है जहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि अभी एक नया कॉज फैल रहा है जिसके कई सारे विक्टिम ऑलरेडी बन चुके हैं और उन्हें अब इसी चीज पर छानबीन करनी है। आगे तो यहाँ पर हम अगले सीन में लिलिया को देखते हैं जो कि अभी मार्कशीट रखे हुए थी ब्रॉन्ज स्क्वायर टेस्ट के रिजल्ट की। यहाँ पर वो ये देखकर हैरान थी कि मार्क भी इस टेस्ट में पास हो चुका है। मार्क बताता है कि उसकी जो चीटिंग पेंसिल थी वो काम कर गई। अभी यहाँ पर लिलिया ऑल्टो को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि ऑल्टो जरूर वर्मिल के साथ होगा। अगले सीन में हम ऑल्टो और वर्मिल को देखते हैं। वर्मिल यहाँ पर ऑल्टो को किस करने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान ऑल्टो उससे कहता है कि तुम्हें अब ऐसे खुले में ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वर्मिल उसकी बात नहीं मानती। और इसी के साथ ये सीरीज का सीजन यहीं पर एंड होता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।